गौरव मिश्रा जी, आपने सारे लोगों की बात सुन लिया। आठवीं बैठक थी जो आज बेनतीजा रही। अब 8 तारीख को फिर से 9वें दौर की बात होगी। ये बातों का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बेनतीजा हम नहीं कहेंगे प्रदीप जी, क्योंकि इन्हीं वार्ताओं के कारण ही किसान संगठनों के जो संशोधनों के जो सुझाव थे उसमें अधिकतम संशोधन को सरकार ने स्वीकार किया है। यहां तक कि पिछले बैठक में जो 7वें दौर की बैठक हुई थी उसमें 2 प्रमुख, चाहे पराली का मामला रहा हो या विद्युत अधिनियम का विषय रहा हो, उसको भी स्वीकार किया सरकार ने। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन और सरकार दोनों शनय शनय धीरे धीरे एक साम्य की स्थिति में, एक समाधान की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और मुझे लगता है कि 8वें दौर की जो वार्ता अब होनी है उसको भी सकारात्मक दृष्टि से ही देखना चाहिए। देखिए, प्रश्न यहाँ पे उठता है कि ये तीनों कानून वापस लेने का जो एक जिद है, जो एक अड़ियल रवैया है, उसके पीछे सामरक पूरी तरह से क्रेडिबल तकनीकी पक्ष रखना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि उसमें कौन से ऐसे पक्ष हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका अहित कर रहे हैं। तब की कानूनों को वापस लेने का प्रश्न उठता है, क्योंकि ये बता पाने में अभी तक मुझे लगता है कि असमर्थ है किसानों का संगठन। वहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसानों का संगठन इसमें भी असमर्थ है कि जो आंदोलनों को हवा देने का पर्दे के पीछे से प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उनकी भी सच्चाई जो है धीरे धीरे किसान संगठन समझ जाएंगे और एक साम्य की स्थिति में दोनों पक्ष आ जाएंगे आने वाले 8वें दौर की वार्ता में। पूछना चाहता हूं, क्या इन वार्ताओं से कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ आंदोलनकारियों को? आखिर इतने संशोधन सरकार ने स्वीकार किए कि नहीं किए? जो मेन समस्या थी, समस्या की जो जड़ है वो वहीं पर बनी हुई है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। शुरू में तो यह काला कानून था ही नहीं, केवल कुछ संशोधनों की बात थी, वो भी 4-5 संशोधनों की बात थी। लेकिन धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ती चली गई और कहीं ना कहीं आंदोलनों को पीछे से प्रायोजित करने वाले जो लोग हैं आज उनके हाथ में आंदोलन है। आपका पहला प्रश्न कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के था। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के था। पहली बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है और स्वतंत्र छूट भी दी गई है। यदि किसान चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाए या न जाए, और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ उसकी फसल इन्वॉल्व है, उसकी संपत्ति इन्वॉल्व नहीं है। उसकी संपत्ति जमीन से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। और दूसरा, आपने जो भंडारण की बात की है, वो भंडारण सिर्फ उपयोग के लिए है, वो ट्रेड के लिए भंडारण नहीं है, वो कालाबाजारी के लिए भंडारण नहीं है। क्योंकि